वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। अभी हमारे साथ राघवेंद्र शर्मा सर है। सर का सिलेक्शन इस बार यूपीएससी सीएससी एग्जाम में हुआ है। सर से आज हम बातचीत करने वाले हैं कि कैसे सर ने तैयारी किया, क्या स्ट्रेटजी रही, कौन सा बुक पढ़ा, सब कुछ पे बात करने वाले हैं। तो यदि आप लोग नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहें। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है और मैंने 8वीं तक पढ़ाई यहीं एक छोटे से प्राइवेट स्कूल से की। 9वीं से 12वीं तक मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी शिवाजी कॉलेज से। 2019 में मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। जी सर, रिजल्ट वाला दिन आपका कैसा रहा और सबसे पहले सर आपने किसे बताया? मैं यहीं पे बैठा हुआ था और रिज़ल्ट मैं फ़ोन में खोल रहा था। मेरी मम्मी थी यहीं पे बैठी हुई थी, भाई भी था, तो काफ़ी नर्वस थे सब। पता था कि ओके पीडीएफ आ गई है, मैं खोल रहा हूँ और मैं सर्च करने जा रहा हूँ। हाथ काफ़ी काँप रहे थे और जब सर्च किया और रिज़ल्ट में क्लिक किया, वन रिज़ल्ट फाउंड, तो काफ़ी एक्साइटमेंट। मैं रो पड़ा, मम्मी रो पड़ी, तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ओवरवेलमिंग था। सर कई ऐसे एस्पिरेंट होता है मुखर्जी नगर में, क्या कहते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में, कई वर्षों तक यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन सर उसका रिजल्ट या कहा जाए तो प्रीलिम्स तक भी क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो क्या वजह होती है सर? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत जनरल सी बात, बहुत मतलब पर्सनल सी चीज़ें हैं। बहुत हर एक एस्पिरेंट में कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी में कुछ दिक्कत रह रही है। या तो आप कहीं ना कहीं किस्मत से मात खा रहे हैं। अगर आप बहुत क्लोज आकर रह जा रहे हैं, 2 से 4 मार्क्स का गैप रह रहा है आपके कट ऑफ में और आपके मार्क्स में, तो कहीं ना कहीं आप किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। बट अगर काफ़ी ज़्यादा गैप रह रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पा रहे हैं। आपके रिविजन्स में कमी है या आपने बहुत सारी बुक्स को फॉलो कर लिया है जिससे कि आप बेसिकली आप उनको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो या आपने टेस्ट इनफ सॉल्व नहीं किए हैं या आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं देखा है। तो जो बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप वो करने में कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। और शायद ये चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी एस्पिरेंट है जो बार बार फेल हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि गैप कहाँ पे रह रहा है। सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपको यही चीज़ें बताते हैं कि बेसिक सी किताबें फॉलो कीजिए, उनको मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, बहुत सारे टेस्ट सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई मत कीजिए, बेसिक सी चीज़ें कीजिए। तो अगर आप इसमें कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं तो वो थोड़ा आपके लिए घातक साबित हो सकता है। सर प्रीलिम्स के लिए कुछ स्ट्रेटजी बताइए सर आप अपना। मेरी स्ट्रेटजी अगर मैं बताऊं तो मैंने पहले अटेम्प्ट में बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ा था और बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आइडियल है, पर क्योंकि अब मैंने ये किया और मैं क्वालिफाई किया तो शायद मेरे लिए ये काम कर गया। अब ये भी लोग मानते हैं कि करंट अफेयर्स नहीं आता है उतना, बट मुझे लगता है कि आप जब बहुत वाइडली पढ़ते हैं, करंट हो गया या स्टैटिक हो गया, आप जो जब भी टाइम मिल रहा है आप पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे डेली करंट अफेयर्स डाल रहे हैं, आप जब वो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप बहुत वाइड कवरेज हो जाती है और वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लिक करती हैं, उसमें से कुछ चीज़ें आपको याद आ जाती हैं और एग्ज़ाम में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं और वो सॉल्व कर पाते हैं। तो मुझे लगता है एक स्ट्रेटजी अगर मैं ये बताऊँ तो आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और वाइडली पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। एक मंथली मैगजीन को एकदम रिलीजियसली फॉलो कीजिए, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कीजिए। जो बेसिक मटेरियल है आपको प्रीलिम से पहले 4 से 5 रिवीजन सबके होने चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे लगता है बेसिकली कीजिए और टेस्ट बहुत सॉल्व कीजिए। मैंने अपने पहले अटैम्प्ट में एक्चुअल एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से पहले मैंने करीब 10,000 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे और अगर मैं उसको डिवाइड करूँ अपनी 1 साल की प्रिपरेशन, सुनने में लगता है 10,000 बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करें और मैं बताऊँ मैंने करीब 30 से 40 टेस्ट सॉल्व किए थे, जो मुझे लगता है आजकल जनरली कोई भी सीरियस एस्पिरेंट करता है। तो 3 से 4,000 क्वेश्चंस वहाँ पे हो गए। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि यूट्यूब पे कुछ एमसीक्यूज़ हैं, जैसे 1000 एमसीक्यूज़ फॉर पॉलिटी, तो मैंने वो देख लिए, तो 1000 एमसीक्यूज़ वहाँ से हो गए। फिर मैं डेली 5 से 10 जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ डालते हैं, इनसाइट्स हो गए या सिविल्स डेली, ऐसे मैं इनके देखता था। तो अगर मैं इनको 4-5 महीने तक कर रहा हूँ 2-3 हज़ार एमसीक्यूज़ वहाँ से हो गए। इसी तरीके से एक 60 डेज़ प्लान आता है आईएएस बाबा का, उसमें 30 क्वेश्चन डेली आते हैं, मैंने वो सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से थोड़ा करके 10,000 एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी के हैं वो मैंने बहुत अच्छे से देखे थे, उनको एकदम ऐसे था कि याद हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें मिला करके मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप पढ़िए पर साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अच्छा आइडिया रखें। आप साथ में बहुत सारे टेस्ट सॉल्व कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका वो एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाए एक पेपर सॉल्व करने का। सर बात किया जाए जैसे प्रीवियस ईयर का, तो पीसीएस एग्जाम वगैरह होता है सर, तो पीसीएस में देखा जाता है कि डायरेक्ट प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, तो यूपीएससी में सर ऐसा होता है क्या? बहुत मुश्किल है।
पिछले साल मुझे याद है 1-2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो 1990s में कभी से आए थे, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप 30 साल के एमसीक्यूज़ या 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके और उनको याद करके जा सकें, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। अगर जैसे आप जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आप पॉलिटी देखिए, इकोनॉमी देखिए, तो इकोनॉमी में वो कहीं ना कहीं बैंकिंग से क्वेश्चन आ जाता है, मनी और एक्सचेंज रेट पे क्वेश्चन आ जाता है। उसी तरीके से पॉलिटी में आपका फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से वो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन पैटर्न, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे कई बार पूछ ले रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हेल्प तो डेफिनेटली करते हैं। सीधा उठ के नहीं भी आएगा, बट स्टिल आपको पेपर सॉल्व करने में मदद ज़रूर मिलेगी। जी सर। कई सारे कमेंट आ रहे थे सर बुक लिस्ट के बारे में, तो कुछ बुक लिस्ट वगैरह बता दीजिए एग्जाम के लिए। देखिए, मैं जो भी कमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बुक लिस्ट के पीछे मत भागिए। मैं आपकी बुक लिस्ट मुझसे कहीं ज़्यादा वाइड होगी। आप जो भी ये वीडियो देख रहा है और एक एस्पिरेंट है, उसने पूरा रिसर्च किया है, मैं सच बताऊं तो आपको मुझसे ज़्यादा किताबों के बारे में पता होगा। मुझे बहुत बेसिक से किताबें पता है। मैंने लक्ष्मीकांत करी है, स्पेक्ट्रम किया है, शंकर आईएएस किया है, और एनसीईआरटीज़ की हैं ज्योग्राफी के लिए, सेम कल्चर के लिए कहीं से नोट्स उठा लिया किए। तो इकोनॉमिक प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आप बुक लिस्ट के पीछे मत भागिए। कोई निराली की बुक लिस्ट नहीं कर रहा है, कोई ऐसे अजीबोगरीब किताबें नहीं पढ़ के जा रहा है जहाँ से सवाल आ रहे हैं। आप बेसिक चीज़ों को अच्छे से करके जाइए, वहाँ से सीधा सवाल उठ के नहीं आएगा, लेकिन जो आपको नॉलेज गैदर करेंगे, उस नॉलेज से आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको कोई बुक लिस्ट नहीं दूंगा, और मुझे लगता है आपको बुक लिस्ट जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें सबको पता है, बहुत सारी किताबों के बारे में आपको पता है, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक रिसोर्स को, एक सोर्स को आप रेफ़र कीजिए, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए, बुक लिस्ट के पीछे मत भागिए। सर ऑप्शनल की रही बात, तो ऑप्शनल का चयन नए एस्पिरेंट कैसे करो, आपका क्या ऑप्शनल था सर? मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, और चयन मुझे लगता है ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑप्शनल मेक और ब्रेक होता है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही ऑप्शनल चुनें। सही ऑप्शनल क्या होता है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। आपको जिस सब ऑप्शनल में इंटरेस्ट आए, मुझे लगता है ऑप्शनल में इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसको बहुत सारा पढ़ना है। आप जीएस में तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकल जाते हैं, आपको ज्योग्राफी, मुझे ज्योग्राफी बहुत नहीं पसंद है, पर मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ के ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल ढंग से तैयारी करके मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ऑप्शनल को ढंग से नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से नहीं करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से करने के लिए आपको इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। पॉलिटिकल साइंस मैं अगर बताऊं तो पीएसआईआर लेने के पीछे मेरा कारण ये था कि एक तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, दूसरा मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट था। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, मुझे आईआर पढ़ के बहुत मज़ा आता था, तो मैंने सोचा कि ये ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट सूटेड रहेगा। उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, आप ज़रूर एक बार देखिए कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, और उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा या नहीं, क्योंकि ये आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। आपको इसमें बहुत इन डेप्थ स्टडी करनी है, तो बहुत सोच समझ के एक फ़ैसला कीजिए। सर मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में बताइए कुछ सर, कैसे शुरुआत करें? मेंस की आंसर राइटिंग, मुझे लगता है कि आप जब बेसिकली किसी का भी प्रिपरेशन फेज़ 1 साल का होता है, आप तैयारी शुरू करते हैं और 1 साल बाद प्रीलिम्स देते हैं, तो उसमें मुझे लगता है आप स्टार्टिंग के 6 से 8 महीने सिलेबस को अच्छे से समझिए, बहुत अच्छी पकड़ कीजिए, कुछ चीज़ों को याद कीजिए, 1-2 रिविजन्स कर लीजिए बेसिक चीज़ों की। उसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं। जो 9वां 10वां महीना हो सकता है, उसमें आप थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। आप शुरू कीजिए रोज़ 2 से 4 क्वेश्चंस लिखने से। आप डेली 2-2 4-4 क्वेश्चंस करिए। धीरे धीरे आप टाइम को कंट्रोल में ले आएंगे, धीरे धीरे आप स्ट्रक्चर करना सीख जाएंगे। और प्रीलिम्स से पहले आप इतना कर सकते हैं कि आप आंसर राइटिंग थोड़ी बहुत ज़रूर करें। आप 1-2 महीने तक रोज़ 2-2 आंसर भी लिखते हैं, तो भी आपको थोड़ी बहुत पकड़ हो जाएगी आंसर राइटिंग पे। उसके बाद मेन आपका आंसर राइटिंग आता है प्रीलिम्स के बाद। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और आपको मेंस में अपीयर होना है, उसके बाद आप 1 महीना जो है वो बेसिक सिलेबस को रिवाइज़ कीजिए। बेसिक सिलेबस इन द सेंस एथिक्स, जो कि प्रीलिम्स में नहीं होता है, सेम गवर्नेंस हो गया, और ऐसी चीज़ें जो प्रीलिम्स में नहीं होती हैं, आप उनको एक बार कैचअप करना ज़रूरी है। सेम गोज़ फॉर ऑप्शनल, क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए पिछले 3 महीने में ऑप्शनल आपने छोड़ा होता है, तो ऑप्शनल को एक अच्छे से कैचअप कीजिए, 1 महीने में अच्छे से पढ़िए। उसके बाद आप डेडिकेटेड तरीके से आंसर राइटिंग शुरू कीजिए। जो आखिरी के 2 महीने होंगे मेंस की तैयारी में, उसमें आप जितना हो सके लिखें। आइडियली आपको 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर लिखने चाहिए, और सिमिलरली ऑप्शनल के लिए आपको 7-8 टेस्ट ज़रूर लिखने चाहिए। तो टोटल 20 टेस्ट आपको लिखना चाहिए, और ये मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर रही बात शॉर्ट नोट्स की, तो सर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए स्टूडेंट को या नहीं, और कैसे बनाए? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मुझे लगता है शॉर्ट नोट्स जीएस के लिए GS4 में बहुत ज़रूरी है, और ऑप्शनल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि GS4 ऐसा सब्जेक्ट है कि जो उसकी जो बेसिक रेफरेंस किताबें वो बहुत बल्कि हैं, आप उनको रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं, और बहुत ससिंक्ट होना ज़रूरी है GS4 में। तो एथिक्स में मुझे लगता है एक सब्जेक्ट है जहाँ पे नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली GS 1, 2, 3 में भी आप
टॉपिक्स चूज़ कर सकते हैं कि इस टॉपिक में मैंने जहाँ से पढ़ा है बहुत इधर उधर से पढ़ा है, तो एक जगह पे कंसाइज शॉर्ट नोट्स, ओन नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, वो कीजिए। और फाइनली ऑप्शनल एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है शॉर्ट नोट्स के लिए, क्योंकि ऑप्शनल भी आप जब पढ़ते हैं तो बहुत बल्कि कंटेंट पढ़ते हैं, उसको आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के, यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से समझ के आपको ये देखना है कि अब मुझे इस नोट्स में क्या डालना है। तो जब आप एक दो रिवीजन कर लेते हैं अपने सिलेबस के, तो उसमें फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कीजिए। शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए, मैं अगर अपना उदाहरण दूँ तो मैं जब पिछली बार और इस बार भी जब मेंस में जीएस और ऑप्शनल के बीच में जो गैप होता है, उसमें मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज़ किया था। तो आपको शॉर्ट नोट्स इस एटीट्यूड के साथ, इस माइंडसेट के साथ बनाने चाहिए कि वो इतने ससिंक्ट, इतने टू द पॉइंट हों कि आपको समझ भी आ जाए और बहुत जल्दी से रिवीजन भी हो जाए। सर इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था? इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग फेज़ होता है तैयारी का, तो और इसमें मतलब आप लॉस्ट होते हैं, मैं भी लॉस्ट था पहले अटेम्प्ट में भी, दूसरे अटेम्प्ट में भी, क्योंकि कुछ नहीं पता पढ़ना क्या है, कोई सिलेबस तो है नहीं, बहुत वाइड है, जो भी आ रहा है कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसका एक ही तरीका है, आप डेफ को अच्छे से तैयार कीजिए। आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपके सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, आपके नेम, बैकग्राउंड, एजुकेशन, पेरेंट्स क्या करते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ, उसको वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। उसमें इनफैक्ट अगर आप, मैं बताऊँ, मेरे एड्रेस में खसरा नंबर लिखा है मेरे एड्रेस में, और मुझसे एक मॉक इंटरव्यूज़ में, एक्चुअल इंटरव्यू में तो नहीं, बट मेरे मॉक इंटरव्यूज़ में मुझसे पूछा गया खसरा क्या होता है। तो इस तरीके से आपके डेफ में जो जो चीज़ें हैं, एक एक वर्ड को आप क्यूरियोसिटी के साथ देखिए कि अच्छा इससे सवाल बन सकता है क्या। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप अपना डेफ भेजिए और इसमें बोलिए कि ये पढ़ो और इसमें से जो सवाल दिमाग में आता है मुझसे पूछो। तो ये तरीका है, आप अपने डेफ को अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी करंट अफेयर्स तो होता ही है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको एक बार अच्छे से तैयार करके जाइए। बहुत इन डेप्थ थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट स्टिल दे एक्सपेक्ट कि आपके पास एक रिस्पेक्टेबल नॉलेज होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, इवन आपका ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट रहा है, उससे बेसिक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफ, फिर ऑप्शनल, इनफैक्ट ये सब भी डेफ में आ जाता है। आपके डेफ में आपका ऑप्शनल, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, ये सब मैंशनड है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। सर ऐसे के बारे में बताइए कुछ, ऐसे की तैयारी कैसे किया जाए? कई लोग ये भी कमेंट करते थे कि ऐसे अब सर डिफ़िकल्ट आने लगा पहले की तुलना में। हाँ, मतलब इस बार देखें तो टॉपिक्स थोड़े ट्रिकी थे, क्योंकि दोनों ही जो टॉपिक्स थे वो फ़िलोसॉफ़िकल थे। फ़िलोसॉफ़िकल पे लिखना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि काफ़ी सब्जेक्टिव नेचर है उसका। बट ऐसे मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन का ज़्यादा खेल होता है। आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, आप अपने एसे में डिमेंशंस डाल पाएँ, आप अपने एसे में फ़्लो मेंटेन कर पाएँ। तो इसके लिए प्रैक्टिस का मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा पढ़िए। एसे अच्छा लिखने के लिए आप पढ़िए। तो योजना जैसी मैगज़ीन्स हैं, उसमें कई चीज़ों पे, जैसे वुमेन हो गया, सोसाइटी से और रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिन पे अक्सर वुमेन, एजुकेशन, हेल्थ, इन पे आता ही रहता है ऐसे। तो आप उनमें पढ़िए और उनको ऑब्ज़र्व कीजिए कि इन्होंने कैसे लिखा है, क्योंकि वो ऐसे फॉर्मेट में ही योजना जैसी मैगज़ीन्स में लिखा होता है। तो आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये कैसे लिख रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, डिमेंशन, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। बाकी मुझे लगता है ऐसे बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, सबका अपना तरीका होता है लिखने का, और हर तरीके के लोगों को मैंने देखा है बहुत अच्छे नंबर लाते हुए। तो आपका जो अपना ओरिजिनल स्टाइल ऑफ राइटिंग है उस पर स्टिक कीजिए। आप उसमें ये समझिए कि आपको कुछ एक बेसिक चीज़ों को मीट करना है। वो ये है कि टॉपिक को एकदम टॉपिक पे स्टिक टू इट, आप टॉपिक से इधर उधर ना जाएं, जो अनरिलेटेड चीज़ें उसको ना लिखें। सिमिलरली आप फ्लो को मेंटेन रखिए, एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखिए। आप डायमेंशंस को डाइवर्सिफाई कीजिए, आप एटलीस्ट 4 से 5 डायमेंशंस डालिए अपने एसे में। मुझे लगता है ये बेसिक से चीज़ें करिए, बाकी जो आपकी यूनिकनेस है उसको मेंटेन रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू।